हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 2, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इस चैप्टर का एक लेक्चर हम पहले ही आपको दे चुके हैं और आज इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर होने वाला है। पहले लेक्चर में हमने बहुत सारी बातों के बारे में जाना था, जैसे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन क्या होते हैं और पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। कुछ हमने क्या किया था कि प्रकाश के अपवर्तन का व्याख्या भी करके आपको दिखाया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है, सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रिज्म क्या होता है। इन सभी बातों के बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो आइए आज के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें जानना है कि अगर दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर कोई किरण लंबवत पड़े, यानी कि 90 डिग्री बनाकर आए, तब वह उसका अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, क्या हमें पढ़ना है कि अगर दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर कोई किरण लंबवत आए तो उसका अपवर्तन कैसे होगा। तो हमारा टॉपिक क्या है, तो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर अगर कोई किरण लंबवत आए तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कांच लेंगे। ऐसे क्या होगा, क्या करना होगा, एक ऐसे कांच लेंगे। ऐसे हमें कांच एक बनाना होगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे कांच बना देते हैं। ये जो कांच है, कांच क्या होता है, तो पारदर्शी माध्यम होता है एक, हम जानते हैं। और इस पर क्या करते हैं, ऐसे लंबवत ऐसे लाते हैं प्रकाश को। ठीक है, ऐसे प्रकाश अगर लंबवत आएगा तो बिना कहीं पर मुड़े क्या होगा, सीधे सीधे निकल जाता है। अगर कोई प्रकाश के किरण दो माध्यम को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ती है तो बिना अपवर्तन के सीधे सीधे निकल जाती है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रकाश के किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ती है तो बिना अपवर्तन के सीधे सीधे निकल जाती है। ठीक है, 90 डिग्री बनाकर आएगा तो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब हमें जाना है कि अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तनांक क्या जानेंगे, अपवर्तनांक। अगला टॉपिक हमारा क्या है, तो अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक को किससे दिखाया जाता है, तो n से दिखाया जाता है। तो अपवर्तनांक देखिए किसे कहेंगे, शून्य में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक बोला जाता है। शून्य मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से प्रकाश चलता है। ठीक है, तो उसको कंपेयर कराया जाता है किससे, तो जिस माध्यम में प्रकाश का चाल निकालना हो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात को क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो शून्य में या निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, उस माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को, प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या बोलेंगे, चाल के अनुपात को अपवर्तनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो अपवर्तनांक बोलेंगे। ठीक है, किस माध्यम में, तो ये अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं उस माध्यम में, तो किस माध्यम है, तो जिस माध्यम का हमें निकालना हो। ठीक है, क्या किया जाता है, तो निर्वात के अपेक्षा देखा जाता है इसमें। ठीक है, कि कितना है, या निर्वात से कंपेयर कराया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखने जाएं अपवर्तनांक का जो है फॉर्मूला, तो क्या होगा, अपवर्तनांक इज इक्वल टू अपवर्तनांक यानी कि n इज इक्वल टू क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और बाटा में क्या हो जाएगा, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, किस माध्यम, तो जिस माध्यम में हम निकाल रहे हैं। मान लीजिए कि निर्वात में प्रकाश का चाल जो है वो c है और उस माध्यम में, जिस माध्यम को निकाल रहे हैं उसका cm है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से तो n निकलेगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू तो c अपॉन क्या हो जाएगा, cm। तो ये निकला। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें जल का अपवर्तनांक निकालना है, किसका, जल का, या ले लीजिए कांच का। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक मान लीजिए निकालना है।
तो लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक, यहाँ पे बना देते हैं हम, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और बट्टा में क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल और बट्टा में उस माध्यम में, जिस माध्यम में निकाल रहे थे, कौन सा माध्यम निकाल रहे हैं, तो कांच में निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो अगर इसको लिखना हो कांच का अपवर्तनांक, तो कैसे लिखेंगे, अपवर्तनांक को n से दिखाते हैं और कांच को ग्लास यानी g, यानी कि n g, मतलब क्या होगा, अपवर्तनांक किसका, ग्लास का, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो अभी अभी हमने बताया कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और कांच जो होता है उसमें कितना होता है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड के चाल से चलता है। 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएगा और यहाँ से बचा 3/2। यहाँ पे देखिए 3/2 को जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 1.5 आएगा, ठीक है। तो 1.5 का मतलब क्या हुआ, तो कांच में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 1.5 गुना होता है, ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का क्या होता है, 1.5 गुना होता है, 1.5 गुना 3/2 गुना होता है, समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ, तो कांच में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 3/2 गुना होता है। आई होप ये सभी आपको समझ में आओगा, ठीक है। तो आगे हमें क्या पढ़ना है, अपवर्तनांक तो हमें पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, क्या पढ़ना है अगला, तो सापेक्षिक अपवर्तनांक, क्या अगला टॉपिक हमारा होगा, तो सापेक्षिक अपवर्तनांक, सापेक्षिक अपवर्तनांक, सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, तो सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या बोलेंगे, तो दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को, निरपेक्ष अपवर्तनांक के दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को सापेक्षिक अपवर्तनांक बोला जाता है, सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझना होगा। जैसे कि हमने क्या कहा यहाँ कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक को सापेक्षिक अपवर्तनांक कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो हमें अपवर्तनांक निकालना होगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या हुआ, तो अपवर्तनांक को ही क्या बोला जाता है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बोला जाता है। सबसे पहले क्या करना होगा कि दो माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना होगा और उसका अनुपात करना होगा, यानी भागा लगा देंगे तो क्या निकलेगा, तो हमारा सापेक्षिक अपवर्तनांक निकलेगा। जैसे कि मान लीजिए दो पहलवान हैं और दोनों को लड़ाया गया, उसमें से तो एक तो विजयी होगा, तो जो विजयी होगा उसको एक साइड रख दीजिए। फिर और दो जोड़ा लड़ाए पहलवान, उसमें से जो निकला उसको एक साइड रखिए। तो दोनों में से जो निकला है ना पहलवान जीत कर, उन दोनों को आपस में लड़ाइए तो वो क्या हो जाएगा, तो वही होगा हमारा सापेक्षिक अपवर्तनांक। दो पहलवान को लड़ाए, उसमें से एक निकलेगा, वो क्या होगा, उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। और इधर दो पहलवान को लड़ाए, इसमें से जो निकलेगा वो निरपेक्ष अपवर्तनांक। और दोनों में जब लड़ा दिया जाएगा, यानी कि दोनों का अनुपात कर दिया जाएगा, क्या होगा, सापेक्षिक अपवर्तनांक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे दो माध्यमों का, यहाँ पे क्या लिख दीजिए, दो माध्यमों का, यहाँ पे लेके चलते हैं हम, दो माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक मान लेते हैं। अपवर्तनांक जो है दो माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक, दो माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक मान के चलते हैं कि n1 है और क्या है, n2 है, दो n1 है और n2 है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि आप माध्यम दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल के देखिए, यानी कि माध्यम दो का एक के सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या होगा, यानी कि माध्यम यहाँ पे अगर लिखेंगे हम
माध्यम दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? अपवर्तनांक माध्यम दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो लिखने का तरीका समझिएगा, ऐसे n लिखेंगे, ठीक है, और दो का एक के सापेक्ष देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 और उसके बाद 1 लिखेंगे। ये क्या दिखाता है? तो माध्यम दो का एक के सापेक्ष निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो n2 क्या है? तो माध्यम दो का अपवर्तनांक है, सापेक्षिक अपवर्तनांक, सापेक्षिक बोल रहे हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक है, और n1 क्या है? तो उसका माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? माध्यम दो का एक के सापेक्ष देखेंगे तो n21 इज इक्वल टू n2/n1 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए और कुछ बातों को जानना है, जैसे कि मान लीजिए हम मान के चलते हैं यहाँ पे कि दो माध्यमों में जो है प्रकाश का चाल, दो माध्यमों में प्रकाश की चाल मान के चलते हैं, चाल C1 और C2 है। दो माध्यम है जिसमें प्रकाश का चाल कितना है? एक में है C1 और दूसरा में क्या है? तो C2 है। तो यहाँ से अगर हम निकालने जाए, अगर सापेक्षिक अपवर्तनांक निकालने जाए, सबसे पहले हमें इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना होगा, क्योंकि दो माध्यमों में प्रकाश का चाल दिए हैं C1 और C2। आई होप आपको ये समझ में होगा। दो माध्यम है जिसका एक का अपवर्तनांक जो है उसमें प्रकाश का चाल इतना है C1 और दूसरे में C2 है। तो सबसे पहले हम अपवर्तनांक यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना होगा, उसके बाद क्या करेंगे? सापेक्षिक अपवर्तनांक निकालेंगे। तो क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम पहले माध्यम के लिए निकाल रहे हैं, पहले माध्यम के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो क्या लिखेंगे? n1 लिखेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक को n से दिखाते हैं, और पहले माध्यम के लिए निकाल रहे हैं तो n1 लिखेंगे। और किसके अब सापेक्ष देखा जाता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो मान के चलिए c होता है, और इसमें कितना है? तो उस माध्यम में जिसमें निकालना है तो इसी में ना निकालना है, तो C1 हो जाएगा। ये निकलेगा पहला का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। अगर दूसरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना हो तो सेम वही प्रोसेस होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? n2 हो जाएगा केवल, और C/i में C2 हो जाएगा। तो ये आई होप आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। सबसे पहले दो माध्यम है जिसमें प्रकाश का चाल इतना और इतना है, तो हमने इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक निकाल लिया। उसके बाद अब सापेक्षिक अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए, इसके निरपेक्ष अपवर्तनांक को क्या करेंगे? अनुपात कर देंगे तो सापेक्षिक अपवर्तनांक निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसको मिटाना चाहेंगे, ठीक है, इसको मिटाना चाहेंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हम देखते हैं माध्यम दो का एक के सापेक्षिक अपवर्तनांक क्या होगा, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं? माध्यम दो का यहाँ पे लिखेंगे माध्यम दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक दो का एक के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? क्या हो सकता है? तो माध्यम दो ये है, हम लिखने का तरीका आपको बता चुके हैं, कैसे लिखेंगे? तो n21 लिखेंगे इज इक्वल टू, अब इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? तो C/C2 है, और बड़का वाला देंगे, और ये इसका अपवर्तनांक कितना है? तो C/C1 है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो C/C2 को C2 रहने देंगे, और गुणा जब करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, C1 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, और C2 जो C है नीचे चला आएगा। यहाँ से क्या होगा? ये दोनों कट जाएंगे, बच जाएगा यहाँ से क्या? C1/C2, और ये क्या है? तो n21 का है, n21 का क्या होगा? C1/C2 आएगा। अगर हम यहाँ पे क्या करें, माध्यम दो का एक के सापेक्ष देखें, अगर एक का दो का सापेक्ष देखें, माध्यम एक के दो के सापेक्ष अपवर्तनांक, यहाँ पे क्या होगा? माध्यम एक का दो के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम एक का दो के सापेक्ष अपवर्तनांक तब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम तो लिखेंगे, इस लिखने का टेक्निक n, और एक का दो के सापेक्ष देख रहे हैं तो 1 2 होगा, इस इक्वल टू माध्यम एक का सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? तो माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? तो C/C1 डिवाइडेड बाई क्या होगा? माध्यम दो का निरपेक्ष अपवर्तनांक C/C2
2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, सी का सी और C1 का C1 गुणा में ये चल जाएगा, ऊपर नीचे आएगा, तो C2 ऊपर जाएगा C1 नीचे आएगा, सी से सी कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर बचेगा C2 डिवाइडेड बाई C1। तो ये किसके लिए था, तो माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक देखेंगे तो ये निकलेगा। तो आई होप ये सभी बातें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हमें जानना है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में, ठीक है। तो अब हम जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अगला हेडिंग हमारा क्या रहेगा टॉपिक, तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम कितना होता है, तो 2 होता है। कितना होता है, तो 2। प्रकाश के अपवर्तन का नियम 2। प्रकाश का परावर्तन का नियम पूछा जाए तो भी 2 होता है, और प्रकाश के अपवर्तन का नियम भी 2 होता है, ठीक है। पहला नियम क्या होता है, तो पहला नियम हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों क्या होता है, तो एक ही समतल में होता है। तीनों क्या होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। 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 आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है, यानी कि एक ही स्थान पर होता है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए यहाँ से आया किरण, तो यहाँ पे आके पड़ रहा है, तो ऐसे पड़ा, ठीक है। और मान लीजिए एक और है, जा रहा है, जाएगा कहाँ से, तो यहीं से जाएगा ऐसे, ठीक है। और इसी पर लंब डाले हैं, तो तीनों को अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर ऐसे दिखाते हैं तो तीनों क्या होगा, एक ही समतल में होगा। तो इस प्रकार से होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ठीक है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होगा, तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम क्या हो जाएगा, तो दूसरा नियम होता है आपतन कोण की जया, क्या हो जाएगा, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि आपतन कोण, यहाँ के क्या हो जाएगा, आपतन कोण, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, और बट्टा में क्या होगा, तो अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होगा, तो एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि क्या होता है, तो एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। तो ये था प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। और इस प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही बोला जाता है स्नेल का नियम। क्या बोला जाता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को
सीधे लिख देते हैं कि अपवर्तन के दूसरे नियम को, अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या बोला जाता है? तो स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल का नियम बोला जाता है। स्नेल का नियम कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अगर नियतांक क्या हो, साइन आई होता है, कोण आपतन कोण का किससे दिखाते हैं? तो आई से दिखाते हैं। और अपवर्तन कोण को किससे दिखाते हैं? तो आर से। ठीक है, तो साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होगा? एक नियतांक होगा, एक नियतांक। ठीक है, अगर यहाँ पे एक नियतांक होता है, ये रहा स्नेल का नियम, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हमें जानना है कि प्रकाश के अपवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है। प्रकाश के अपवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग, तो सबसे पहला उपयोग क्या हो जाएगा? तो पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना, जैसे हम पहले ही क्लास में आपको दिखा चुके हैं। ठीक है, हेडिंग का रहेगा हमारा अगला, तो प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग। प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में उपयोग। प्रकाश के अपवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है? तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना। पानी की सतह पर मुड़ा हुआ दिखाई देना, मुड़ा हुआ दिखना। पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना, जैसे कि हमने आपको दिखाया था किस प्रकार से, ऐसे करके। यहाँ पे एक बीकर या कोई बर्तन ऐसे हमने ले लिया था। ठीक है, और इसमें मान लीजिए ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? तो पानी भरा हुआ है, ऐसे पानी है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? ऐसे हमने पानी ऐसे डॉट करके पानी बना दिया, तो यहाँ पे पानी हो गया। अब यहाँ पे जब ऐसे छड़ी कोई डालेंगे ऐसे, तो ये तो सीधा ऐसे रहेगा। ठीक है, लेकिन जब इसको हम देखेंगे तो ये हमें ऐसे दिखेगा, ऐसे। ठीक है, ये वाला क्या होगा? ऐसे लगेगा कि ये यहाँ से टूट गया है। ठीक है, तो यही होता है, पानी की सतह पर छड़ी का ऐसा सीधा है लेकिन मुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना। दूसरा क्या होगा? पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम प्रतीत होना। क्या होगा? पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होना, कम प्रतीत होना। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होना। ऐसा देखिए, जब पानी फ्रेश रहता है, आप कहीं पर भी देखे होंगे, जैसे कि कोई तालाब है, उसमें पानी फ्रेश रहेगा तो वह गहरा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बाहर से जब देखेंगे ना तो लगता है कि ज़्यादा पानी नहीं उसमें। ठीक है, यानी गहराई कम प्रतीत होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई बर्तन है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें पानी भरा हुआ है, ऐसे पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी भरा हुआ है। इसमें क्या करते हैं? एक सिक्का को डाल देते हैं। क्या करते हैं? तो सिक्का को यहाँ पे और डाल देते हैं ऐसे। तो यहाँ से जब हम देखेंगे ना इस सिक्के को, ऐसे क्या होगा? जब इस सिक्कों को देखेंगे तो सिक्का यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे दिखना कहाँ चाहिए? तो यहाँ पे दिखना चाहिए, लेकिन दिखेगा कहाँ? यहाँ पे। इससे क्या मतलब निकलता है कि जो है सिक्का का जो है ना, पानी की गहराई कम दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ नहीं दिखकर सिक्का बल्कि यहाँ पर दिख रहा है, और इसका गहराई क्या हो गया है? कम प्रतीत हो रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से क्या होगा? पानी की गहराई कम दिखता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो अगला एग्जाम्पल हो सकता है हमारा, जैसे कि चाशनी में रखे रसगुल्ले का आकार बड़ा दिखना। ठीक है, चाशनी में रखे रसगुल्ले का आकार बड़ा दिखना, वो भी हो सकता है हमारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं प्रकाश के, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे चाशनी में रखे रसगुल्ले का क्या होना? तो आकार में बड़ा दिखाई देना।
बाल्टी से भरी पानी का गहराई कम दिखाई देना, पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। तो ऐसे बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में उपयोग हो सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे के टॉपिक को हम देखते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, तो प्रिज्म क्या है। अगला टॉपिक प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म जो है ये इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे प्रिज्म का, तो ऐसे बोलेंगे, कुछ इस प्रकार से होता है कि दो कोण पर झुके समतल पृष्ठों से घिरा पारदर्शक माध्यम क्या होता है, प्रिज्म कहलाता है। ये क्या होता है, पारदर्शक एक माध्यम होता है। दो कोण पर झुके समतल पृष्ठों से घिरा पारदर्शक माध्यम प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं, कितने, तो 5 सतह होते हैं। प्रिज्म में कुल कितने सतह, तो 5 सतह होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनता है कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5 सतह होते हैं। प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं, ठीक है। और प्रिज्म कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे प्रिज्म बनाना चाहेंगे हम, कुछ इस प्रकार से प्रिज्म होता है, ऐसे हम बना देते हैं इसको प्रिज्म को यहाँ पे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से प्रिज्म का आकार होता है, ठीक है। तो इसमें कितना सतह होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो कुछ इस प्रकार से प्रिज्म होता है, लेकिन उपयोग के लिए हम कितना यही वाला केवल भाग लेते हैं, जो ये त्रिभुज द्वारा जैसा दिख रहा है ना, यही वाला, यानी कि केवल ये वाला हम भाग लेते हैं उपयोग के दौरान, ठीक है। ये वाला भाग का उपयोग केवल हम करते हैं, ये वाला। लेकिन ये इसमें कितना सतह होता है, 5 सतह होता है, और ये होता है रियल इसका इमेज। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है प्रिज्म से कुछ अपवर्तन करा के, आइए देखते हैं तो प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रिज्म ऐसे बनाएंगे, एक ऐसे हमने क्या किया, एक प्रिज्म बना लिया, ऐसे हम प्रिज्म एक बना लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, इससे अपवर्तन हमें कराना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसमें एक किरण लेंगे हम, ऐसे हम क्या करते हैं, एक किरण ले लेते हैं, यहाँ से ऐसे किरण ले लिए यहाँ से। तो यहाँ से जब हमने किरण लिया है, तो ये तो क्या होगा, विरल माध्यम होगा, ये सघन माध्यम होगा। इस पर अगर ऐसे लंब डालते हैं हम, ऐसे लंब, इसको जाना चाहिए था कायदे से इधर जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगा, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब यहाँ पे डाले हैं, इधर नहीं जाकर बल्कि इधर मुड़ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जाएगा ये, ठीक है। अपवर्तन के बाद कुछ इस प्रकार से जाएगा। अब इसको सीधे सीधे कहाँ जाना चाहिए, ऐसे निकल जाना चाहिए, ऐसे। अगर यहाँ पे अभिलंब डालते हैं तो कुछ इस प्रकार से अभिलंब होगा, ऐसे अभिलंब होगा, ठीक है। ऐसे अभिलंब हमने डाल दिया, तो यहाँ से इसको सीधा सीधा ऐसे चला जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर ना जाकर कहाँ जाएगा, तो ये विरल माध्यम है, सघन माध्यम है, और ये विरल माध्यम है, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रकाश का चाल, वायु में प्रकाश का चाल ज़्यादा होता है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागती है। तो अभिलंब कौन है, तो ये वाला अभिलंब है। यहाँ पे ये अभिलंब डाले हैं, तो इसको अभिलंब की ओर नहीं मुड़ेगा, बल्कि अभिलंब से ऐसे दूर भागेगा। तो कुछ इस प्रकार से जाता है। तो ये रहा आपतित किरण, ये क्या है, तो आपतित किरण है, ये क्या है, अपवर्तित किरण, और ये है निर्गत किरण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे इसको ऐसे करके मिला दीजिए इसको ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए इसको आगे बढ़ा दीजिए थोड़ा, और इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ प्रिज्म से अपवर्तन होता है। इसका नाम लिख लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, तो अपवर्तित, ये क्या है, तो आपतित किरण है, क्या है, आपतित किरण, और ये क्या है, अपवर्तित, ये निर्गत किरण है, क्या है, तो निर्गत किरण है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि लेंस क्या होता है, लेंस के द्वारा किरण आरेख की बनावट, और लेंस से कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ये इन सभी बातों को जानेंगे। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि लेंस में जो है चिन्ह परिपाटी के बारे में जानेंगे। तो ये सभी बातें जो है बाकी रह रही है, तो अगले क्लास में हम पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।